आप सबको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब के साथ बहुत लंबे समय से मैं विभिन्न प्रकार के कामों के साथ काम करता रहा हूँ, जिसमें नाटक भी एक है और सामाजिक विकास के कार्य भी बहुत सारे इनके साथ में किए। नाटक के माध्यम से मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो नाटक में होता है, जो सबको दिखाई देता है, जो कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती, मैं उन पे विचार करूँगा, आपके सामने रखूँगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो नाटक में होती नहीं, लेकिन नाटक होने के लिए वो होती हैं। मैं पुनः प्रणाम करने के बाद मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ चीज़ें। ये जो नाटक का कीड़ा है, ये 63, 64, 65 में आइडेंटिफाई हो गया था। इसका लार्वा तब से पता लग गया था। तब मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं में था। कुछ समझ नहीं थी, सिर्फ जोर से बोलना ही नाटक होता था, चाहे कविता हो चाहे कुछ भी हो। जिस कक्षा में बच्चे ने जोर से बोल दिया, कैसे बोला ये नहीं पता, जोर से बोल दिया वो सही था। उसमें हम उन उदंड लोगों में से थे जो जोर से बोल करके किसी भी तरह की कविताएं थी। उस वक्त तो कविताएं दूसरी भी होती हैं ये मालूम नहीं था। सिर्फ पाठ में जो कविताएं हैं, कक्षा में 4ठी, 5वीं, वो ही कविताएं हमारे लिए थी। वो चाहे सरोजनी नायडू की हो या अमर सिंह की रोटी ले भागो बन बिलवरो, ये हम जोर जोर से बोलते थे। और हर शनिवार को ये हाथ यूँ ही रहता था, नाम लिखो। तो उससे हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा तू ठीक बोलता है, तू रोज़ बोला करिए, हर शनिवार को बोला कर। तो भट्टन मिडिल स्कूल के हम हीरो में से हुआ करते थे उस वक्त। भाई ये छोड़ा, वो बहुत ठीक है, वो बहुत ठीक है। नाटक क्या था ये पता नहीं होता था। जो गुरुजी करवा देते, उस वक्त एक स्किट चलती थी बहुत अच्छी, तार तो आया, तार आ गया। और तार आने का मतलब उस वक्त ये था, तार तो मरोड़े नहीं आते। आजकल तो तार का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। उस वक्त गाँव में तार आया मतलब गाँव में मुर्दनी सी छा जाती है तार, चाहे नौकरी लगने का आया हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन तार का मतलब ये था। वो स्किट बहुत चलती थी, हर टीचर उसी को करवाता था। तो ये कीड़ा वहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद में फिर 2-3 साल निकल गए। 70, 71, 72 में फिर ये वो लार्वा था जो बड़ा हो गया था थोड़ा, तो वो ज़्यादा कुछ करने लग गया था। तो रेलवे में आने के बाद में, रेलवे में एक संस्था थी जो नाटक, एक्चुअल तो रामलीला करती थी। वो रामलीला के साथ साथ नाटक भी करते थे। वो धार्मिक नाटक होते थे सारे, कृष्ण अर्जुन युद्ध है, इस तरह के नाटक वो करते थे। और सरदार शहर के मंगतमल जी थे तो बजट के हेड क्लर्क थे वो, लेकिन इसमें उनकी रुचि थी। तो उनसे संपर्क किया तो वो मेरे को धीरे धीरे उन कामों में लगाने लग गए। और रेल में थे तो विभाग का फ़ायदा हो जाता था कि हाँ, रिहर्सल के लिए छुट्टी मिल जाती थी, चले जाते थे। उस बीच में हम अपने लिए कुछ करें तो हमने एक शहीद भगत सिंह नाटक किया 71-72 में। और उसमें मरते मरते ही बचे थे, मतलब हमको नहीं पता था फांसी कैसे लगती है। और हमने वो डोरियाँ बांध करके लटकना, वो तो ठीक हुआ कि उस मन से 9 इंच का ही गैप था, तो लटके तो पैर अड़ गए थे, आ गया था यहाँ तक। और तालियां बजी, हुआ बहुत बढ़िया किया, हम मरते मरते बचे थे। उसमें टाउन हॉल की बात है। उसमें हमने रक्षा कोष के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, 501 रुपये। और जी रामचंद्र कलेक्टर थे उस वक्त, उनको जमा कर रहे थे। उसके बाद जोश और बढ़ गया, हम 1 रुपया इकट्ठा कर किया था। उस वक्त टिकट नहीं थी, वैसे ही इकट्ठा किया था। उस वक्त फिर एक रमेश मेहता की स्क्रिप्ट हाथ लगी थी, वो ढूंढ रहे थे। उसमें एक लड़की का रोल था। लड़की तो मिलना उस वक्त मुश्किल थी नाटक के लिए, शादियों के लिए भी नहीं मिलती थी, नाटक के लिए मिलना तो बहुत ही दिक्कत थी। तो मैंने विनोद भटनागर को पकड़ा। विनोद भटनागर उस वक्त लड़की की तरह ही लगते थे, खूबसूरत के बिना दाढ़ी में छाई हुई थी, एकदम सुंदर से थे। तो मैंने उनको रखा, मैं कि यार ये स्क्रिप्ट है, अपने को करनी।
तो उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे, तैयार हो गए। वो स्क्रिप्ट हमने की, हमको नहीं मालूम था नाटक कैसे होता है क्या, हमने कर दिया। अब संस्था का नाम भी होना चाहिए, कार्ड छपेंगे। तो नवयुग युवक मंडल था जिस संस्था से मैं पहले काम कर रहा था, तो मंडल को हटा के हमने मंदिर कर दिया। मैं मंदिर से चल जाएगा, कार्ड छप गए। रेलवे क्लब में वो नाटक हुआ। नाटक में ये चर्चा, ये अफवाह कैसे फैल गई कि लड़की आ रही है दिल्ली से काम करने के लिए, तो वो भीड़ हो गई नाटक। और ये बहुत बढ़िया किया, विग हमने मंगवाई थी उस वक्त, विग लगाई थी। उस वक्त स्लैक्स बहुत चलती थी पहनने के लिए, लड़कियां पहनती थी। उसमें कुर्ता पहन के, बड़ी दीदी थी उनका कुर्ता ला करके पहन के वो हमने सेट कर लिया। और हुआ क्या, जैसे ही नाटक खत्म हुआ, लोग, रेल क्लब में मंच नहीं था उस वक्त, पाटे लगा के किया था हमने साथ। लोग भी चाहे छोरी कहाँ है, छोरी कहाँ है, विशेष बात थी। अब छोरी सामने खड़ी है, क्यों कपड़े बदल लिए थे, पता नहीं, चली गई वापिस चली गई। हकीकत है बिल्कुल। या लड़की देखने तो आए थे, नाटक देखने थोड़ी था, लड़की कौन किसने किया है। तो ये सारी बात हुई, ये 72-73 तक हम पहुंच गए। 72-73 में मेरी मुलाकात हुई, एक अटल गुप्ता थे, गंगाचर रोड पे रहते थे, आ रहे थे इसमें चोपड़ा कटला में ऑफिस है, रिसर्च असिस्टेंट थे। एक और मेरे मित्र थे फरीद खान जो PRO थे, उन्होंने मेरे को उनसे मिलाया कि यार तुम ढंगसर के लोगों के साथ काम कर तो आगे कर सकते हैं। तो अटल गुप्ता के साथ में एक नाटक किया था, लक्ष्मीनारायण लाल का चौथा आदमी। वो 71-72 के इसमें टाउन हॉल में नेशनल थिएटर ये करवाता था, फेस्टिवल अकादमी के, उसमें उन्होंने, वहाँ से लगा हाँ कुछ ठीक है। तो ये रास्ता, अपना रास्ता में क्या है कि इस बीच में और भी बहुत काम होते रहे, फोटोग्राफी की, पेंटिंग भी की, लेकिन तसल्ली किसी में नहीं मिलती थी। इसमें क्या हाथों हाथ मिल जाता था, वाह वाह बहुत बढ़िया, तो लगता था ठीक हो रहा है सारा कुछ। उस लाल के बाद में फिर अटल ने मेरे को कहा तुम एक अच्छी संस्था बताता हूँ, उसमें तुम जुड़ो और उसके साथ काम करो। तो उन्होंने मेरे को योगेंद्र प्रकाश योगी, एक TT थे रेलवे में, अनुराग से जुड़े हुए थे, उन्होंने मेरी मीटिंग रखवाई डीलक्स होटल में। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को उस वक्त ये लग रहा था, अब समझ में आता है कि वो उस वक्त मेरे लिए 5 स्टार होटल था, डीलक्स होटल। बिल्कुल। वो 9:30 बजे ट्रेन आती थी उसके बाद में, और हम पैदल पहुँचे वहाँ पर, साइकिलें भी नहीं थी उस वक्त की बात है। और मेरा जी जैसे अभी धक धक कर रहा है आपके सामने, उस दिन भी कर रहा था, कौन बड़े डायरेक्टर हैं क्या है। डीलक्स 1.5 रुपये कॉफ़ी मिलती थी, वो कॉफ़ी अटल गुप्ता ने पिलाई थी। मतलब वो जाकर के बैठे तो मैं यूँ कांप रहा था योगी जी के सामने। वैसे योगी जी बहुत भले आदमी थे, बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत अच्छे थे, कहानियाँ भी लिखते थे, रेडियो में कहानियाँ भी आती थी। उन्होंने कहा ठीक है तुम शाम को 2 बजे अनुराग के ऑफिस में आ जाइए। उस वक्त मैं अनुराग के ऑफिस में शाम को गया। वहाँ से मेरे कुछ विजन खुलना शुरू हुआ। मुझे लगा ये तो कुछ इतना सही नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ काफ़ी काम किया मैंने, 74 से लगाकर 78 तक अनुराग में काम किया और बहुत नाटक किए। वहीं मेरी मुलाकात ओम जी से हुई, विनोद हमारे साथ में था, प्रदीप माथुर से हुई, वागीश से हुई, इन सब से मुलाकात मेरी वहीं पर हुई। और विशेष बात थी मेरे को वहाँ पर मुलाकात हुई डॉक्टर राधानंद भटनागर, उनके भी नाटक अनुराग के थ्रू काफ़ी हुए थे। मुख्य नाटकों में उलझी आकृतियाँ, सिंहासन खाली है, चौराहे रखो, लखपत, चुप चुप चुप, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जी हुजूर, मौत के देवता, सुनो युग प्रवर्तक, बाद के बाद, ये सारे नाटक थे। राजानंद जी कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है, क्या कर। वहाँ जाने के बाद में एक चीज़ और परेशानी हुई मेरे साथ और मेरे कुछ साथियों के साथ भी। हो तो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन और कुछ है जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तसल्ली नहीं मिलती, कुछ है जो छूट रहा है। और निर्देशक भी हमको उस लेवल के नहीं मिले, अब समझ में आ रहा है उस लेवल के नहीं मिले जिस लेवल के निर्देशक उस वक्त निर्देशक मिलने चाहिए।
उदाहरण के तौर पर ईश्वरला एक नाटक हो रहा था उस वक्त, तो एक जयपुर से सज्जन आए हुए थे, वो डायरेक्टर थे। तो जयपुर से आने का मतलब बीकानेर वालों के लिए बहुत बढ़िया, इंग्लैंड से कोई चीज़ आई ऐसी चीज़ हो जाती है। और वो 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, हम 7 बजे पहुंच जाते हैं। 9:30 बजे आकर के वो ऐसे करके खाना वाना खा के आते थे होटल में, ऑडिट में थे वो, और यूँ लेट जाते हैं, काम शुरू करो, हम शुरू कर देते हैं। वो उनको खाने की गैर थी, नींद, दिन भर ऑफिस में काम था, तो जैसे जैसे करते हम, कोई इधर पहुंच गया, कोई अपनी मर्जी से, तो एकदम आपको, अरे तुम बहुत आगे आ गए, तो आगे तो आना ही चाहते यार, तभी तो नाटक कर रहे। तो नहीं पीछे रहो, तुम पीछे रहो, मैं पीछे चलो। तब लगता है कि या तो हमको समझ में नहीं आ रहा है या इसको मालूम नहीं। ये हमारी आपस में फिर बहुत बहस होती थी हर नाटक के बाद। कुछ नाटकों के साथ ये भी हुआ कि तैयार हम लोगों ने किए मिल करके, जो भी हमारी समझ थी, लेकिन निर्देशक का नाम किसी और का गया है। जब पूछा क्यों गया है, तो कि नहीं, अब तुम नए हो, तुम्हारा नाम नहीं जा सकता, अभी हम लोगों के नाम जाए, तो नाम चले। तभी लगा कि यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन आप विरोध कर नहीं सकते, क्यों, आपके पास कुछ पूंजी है नहीं और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर धीरे धीरे लगने लगा। हाँ, एक और उदाहरण था, डॉक्टर राधानंद का भटनागर जी का नाटक हो रहा था बाद के बाद, उसमें अरुण गुप्ता, पुष्पा जैन, मैं, इकबाल, सब लोग काम कर रहे थे उसमें। पति पत्नी वगैरह वगैरह लोग थे उसमें। तो पुष्पा जैन के साथ में क्या खास थी, याद फटाफट कर लेती, लाइनिंग इतनी तकड़ी याद होती थी उसको कि आप कोमा पाई भी इधर उधर नहीं करते। तो जो मेन हीरो था उसे याद नहीं हो रहा था, तो उसने कहा डॉक्टर साहब यार ये तो गड़बड़ करो, इसके लाइनिंग कम करो और सारा कुछ। उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे। डॉक्टर साहब बोले थे, कहते थे हाँ ठीक है, तो सेट हो जाए, कर लेंगे। मैंने इतना ही कहा था डॉक्टर साहब को, मैं कहा आप अगर ये लाइन कम करते हो, कल वो लड़की कहती है कि मैं ये लाइन आपने मेरी कम क्यों की, कोई उदाहरण बताओ, आधार बताओ क्यों कम की, और बाद में उसने छोड़ दिया तो आपको, वो लड़के थी नहीं उसके साथ, वही की काम करती। उनका नहीं, मैं कहा एक तो आप इस इरा को आप कमज़ोर करना चाहते हो। इरा एक कैरेक्टर है, उनका एक उपन्यास है रूप अरूप, डॉक्टर राधानंद भटनागर का, उसमें इरा एक कैरेक्टर है। तो उन्होंने एकदम मेरी तरफ देखा, तुम्हें क्या, इरा के बारे में तुम्हें क्या मालूम। मैं कहा आपका उपन्यास है, उसमें आपने लिखा है, और ये का ये सीन यहाँ पर है पूरा पूरा, वो दिया हुआ है, उसको आप कमज़ोर क्यों कर रहे। तो उनका तुम पढ़ते हो क्या और भी। मैं कहा मेरे को तो दिया पढ़ने के लिए, मेरे को पता नहीं था, पढ़ लिया, ये वैसा का वैसा है। उसके बाद में मेरे को पता लगा डॉक्टर राधानंद की रेंज क्या है बातचीत करने में और में सारा कुछ। उनको भी लगा कि फिर मैं और भी ये नाटक हैं जिनके साथ में अपन काम कर सकते हैं, वो अभी तक किए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ। इसी बीच क्या हुआ, हमको जब भी मौका मिलता बाहर के नाटक देखने का, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे कहीं, हम चले जाते। तय होता है प्लेटफॉर्म पर कि कल नाटक हो रहा है, चलें। 9 से 12 सुबह का शो होता है श्री राम सेंटर में, ड्रामा स्कूल का शो हो रहा है, चलो नाटक देख के दूसरे दिन वापस आ। ये हमने खूब किया। देखने से विज़न बहुत बड़ा हमारा, और लगा कि अभी तो हम बहुत दूर हैं उन नाटकों के मुकाबले, हम बहुत दूर हैं, क्यों साधन नहीं थे। और हम जब नाटक उस वक्त करते थे तो डालडा के डब्बे में लोटिए लगाते थे, 50 वाट 100 वाट ऐसे लड्डू मिलते थे, पहले उसको लड्डू भी नहीं मिलते। तो उससे ये कोशिश ये करते कि इम्पैक्ट आए जैसा हम चाह रहे थे, जो ओरिजिनल लाइट में आता है। कोशिश करते थे, आता नहीं था इतना, लेकिन की। इस सब के बाद में एक अजब सी बेचैनी हम 5-7 लोगों में होने लग गई कि गड़बड़ हो रहा है, हम टाइम खराब कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है जैसा हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सही है, क्या हम मिल करके कर सकते हैं। तो एक नए ग्रुप का गठन हुआ। उस वक्त रंगन की उत्पत्ति हुई 78-79 में। फिर तय हुआ कि कौन सा नाटक हम करेंगे। तो पहला नाटक तय हुआ गिनी पिग, मोहित चटर्जी का नाटक था, प्रदीप माथुर ने उसको डायरेक्ट किया था, हमने किया।
मोहित चटर्जी के नाटक में अंत जो था वो आशावादी अंत था। यानी जो पहला सीन होता है नाटक में वो उसने रिपीट किया, उस डायरेक्टर ने, श्री राम सेंटर के डायरेक्टर ने। पहला शो उन्होंने किया था, तो हम उस सीन से एग्री थे, हमने वो सीन रिपीट किया, जबकि आशावादी अंत है उसमें मोहित चटर्जी। तो हमने तय करके किया कि हम ऐसे ही करेंगे, हम इससे सहमत हैं। वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। कि उस नाटक के 3 या 4 शो किए थे। पहला शो प्रेस के लिए, स्पेशली प्रेस के लिए, दूसरा शो लेखकों, निर्देशकों, इनके लिए किया। उस शो में हमारी सबसे पहली मुलाकात हुई डॉक्टर नंद किशोर आचार्य से, डॉक्टर सिरलाल मोहता से, अनीश बागानी से। यानी जो क्रीम थी पूरी बीकानेर की, उस शो में हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई। और योगी भाई साहब हमारे बहुत खुश थे कि इन लड़कों ने बहुत बढ़िया नाटक, वो रिहर्सल देखते थे, इन लड़कों ने बहुत अच्छा नाटक किया है। उनको ये लगता था मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरी टीम है जो आज इस तरह से कर रही थी। और वो अति जोश में थे, तो उनको ये मालूम नहीं था, जबकि हमने बताया था कि अंत हम ऐसा चेंज कर रहे हैं जैसा उस डायरेक्टर ने किया है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात में डॉक्टर आचार्य उठे, उनको मैंने पहली बार बोलते हुए सुना था। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं इस अंत से सहमत हूँ आज की परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन मैं उस डायरेक्टर और एक्टर से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जिन्होंने स्क्रिप्ट का मूल बदल दिया। और जो उनके शब्दों में जो ताकत थी कहने की, वो हमको यूँ कर गई। और उसी वक्त हमारे योगी जी खड़े हुए और हमारा पक्ष लिया कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। वो जोश में कह दिया। तो फिर दूसरी गोली निकली वहाँ से कि मिस्टर योगी आपने नाटक पढ़ा है? हाँ बिल्कुल। कि नहीं आपने नाटक नहीं पढ़ा, आप बैठ जाइए, आपने नाटक नहीं पढ़ा है। वो उनके कैरेक्टर में, जब इस तरह की कोई ऑफिशियली बात होती है तो फिर वो छोड़ते नहीं, चाहे कोई भी हो सामने। उस वक्त हमें लगा हाँ, बीकानेर में कौन लोग हैं जो नाटक की समझ रखते हैं, और यहाँ से अगर फटीड भी खाए जाते हैं तो आपको सीखने को मिलेगी। वहाँ से हमारा डॉक्टर मोहता उस पूरे उसमें, वो जो एक मुस्कान है ना इनके चेहरे पे रहती थी, वैसे बैठे देखते रहे। और ख़त्म होने के बाद उनको कहा अपन बात में तसल्ली से बात करेंगे और बात करेंगे। वो हमारी पहली मुलाकात उनसे थी। उसकी एक विशेष बात थी, कुछ चीज़ें नंगन ने तय की थी, बाद में काफ़ी लोगों को मालूम है। समय से शुरू करेंगे, कुछ भी हो जाए समय से शुरू करेंगे। और उस नाटक में हमने 6 लोग थे, 6 दर्शक 6 थे, और हमने समय से शुरू कर दिया था और नाटक ख़त्म हो गया था 6 दर्शकों में। हमने किसी का इंतजार नहीं किया। और उसके बाद में लगातार यही किया। सिर्फ एक नाटक में जो हमने बाई लैंग्वेज प्रोड्यूसर आइरीन बन के साथ किया था मीडिया, उसकी जो 20 मिनट वो लेट हुआ था क्योंकि उसकी विग सेट नहीं हुई थी। और जब हमने कहा हम लेट हो रहे हैं और हम बैल कर रहे थे, तो उसने कहा मैंने आपको रिहर्सल में, आपकी रिहर्सल में 2-2 घंटे वेट किया है और आप लोग कभी पूरे टाइम पर नहीं आए, आज 20 मिनट लेट हो गए तो क्या हुआ। वो हमारी सबसे कमज़ोर पॉइंट था, हम बोलने लायक नहीं थे उस वक्त। उस वक्त लगा कि वास्तव में रंगन में हम काम नहीं कर रहे, नहीं तो हम शुरू कर देते थे। ये हमने तय किया, वो हमने आखिर तक बरकरार रखा। एक चीज़ हमने ये तय की थी कि जिस भी स्क्रिप्ट पर काम होगा हम आपस में पहले बहस करेंगे उस पर, और तसल्ली होगी तभी हम इसको आगे करेंगे। अंडर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अंडर रिहर्सल कोई भी शो नहीं करेंगे। उसी में अजीज साहब से हमारी मुलाकात हुई, उसी में PR जोशी साहब से मुलाकात हुई, और भादानी से उसी में, कन्हैयालाल जी भाटी से उसी शो में मुलाकात हुई। कन्हैयालाल जी भाटी डॉक्टर साहब के बहुत अभिन्न मित्रों में से एक थे, तो वो साथ ही रहते थे। उस प्रदर्शन में व्यवस्थित करके 3 अलग अलग दर्शकों को बुलाया गया था। एक साइकिल रिपेयर करने वाले थे सज्जन, एक नाई थे जो कटिंग करते थे,
हमारे साथी उनकी, और एक ऐसी महिला को बुलाया गया था जो अनपढ़ है, एजेड है, लेकिन एक लंबा सामाजिक अनुभव है उनके पास। एजुकेशन स्कूल की नहीं है, बाकी दूसरी सब तरह की एजुकेशन है। जैसे हम कह तो देते हैं अनपढ़ महिला है, लेकिन उस तरह से अनपढ़ नहीं मानते, खाली उनके पास डिग्री नहीं है, बाकी उसमें। नाटक खत्म होने के बाद में जब उनसे चर्चा हुई तो साइकिल रिपेयर पे उसने कहा कि भाला देख 1.5 घंटा देखिए मैं था मज़ो आ गया, समझ में कहीं को नहीं आई। छूटते यही कहा, मज़ो आ गया, समझ में कहीं को नहीं आई। नाई ने कहा भाला फिल्म चाल रही, यहाँ लगे कोई बाहरली फिल्म देख रहा, समझो को। जो महिला हैं जिन्होंने कहा कि कुछ खास को नहीं है मैं, वो राजा तरह तरह रूप बदल रहा है और बाप ने प्रजा ने तो मरना ही है। ये उस वक्त की समीक्षा में कोट भी किए गए थे ये 3 दर्शकों को, और ये सारा प्रयास ओम थानवी करा, तो उसकी वो खोजी प्रवृत्ति थी, अखबार में वो काम करते थे इस तरह के, तो वो सारी व्यवस्था उन्होंने की। ये सबको बाद में बताया कि ये 3 दर्शक ऐसे भी बैठे हैं यहाँ पर जिन्होंने जिंदगी में कभी नाटक नहीं देखा, हो सकता है आगे देखेंगे नहीं। ये उसमें सारा कुछ हुआ। इसके बाद में थोड़ी हमारी रंगमंच की और मेरी खुद की चीज़ें आगे बढ़ी। इसके बाद में काफ़ी स्क्रिप्ट पढ़ी गई, इससे पहले स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते थे नाटक की, आदत में नहीं थी, या समझ ये भी ध्यान नहीं था कि दूसरे नाटक भी पढ़ने चाहिए, आप कर रहे हो उसके अलावा दूसरे नाटकों को ध्यान नहीं। नाटकों के ऊपर पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो पढ़नी चाहिए, समीक्षाओं पे पढ़नी चाहिए, ये सारा इसके बाद में आदत पड़ी सबकी पढ़ी। उसके बाद में उसका फिर हुआ वेटिंग फॉर गॉडो का एक शो वागीश कुमार सिंह ने किया, जिसमें ओम थानवी भी थे, मैं भी था मेन, और विनोद भटनागर भी थे, लक्की का रोल उसने किया था। उस नाटक में हमारे दिमाग के किवाड़ खुलने शुरू हुए कि नाटक तो ये होता है जो हम कर रहे हो अभी तक, वो नाटक नहीं है, नाटक की बहुत से पहलू हैं। उसमें सबसे बड़ा है इंतज़ार की तो त्रासदी है गॉडो की, वो सबसे बड़ी खास बात उसमें है। अच्छा, हमने उसको काल्पनिक ओर से लिया था, इंतज़ार की त्रासदी क्या होती है। उस वक्त कोई लव अफेयर में भी नहीं थे तो वो इंतज़ार की थोड़ी बहुत अनुभूति हो जाती, वो भी नहीं थे हमारे पास। लेकिन नाटक हो गया, इंतज़ार की त्रासदी का हो गया, लोगों का बहुत बढ़िया, सारा कुछ है, सारा कुछ है। लेकिन वास्तव में इंतज़ार क्या होता है, ये जब मैं ये सामाजिक काम करने लगा तब पता लगा कि इंतज़ार तो इसको कहते हैं। और इंतज़ार के बाद में भी इस इंतज़ार के साथ साथ विश्वास कितना तगड़ा होता है। जैसे गांव में काम करते हैं, फेमिन वर्क चल रहा है, लोग कर रहे हैं, फेमिन वाले पेमेंट के लिए कहते हैं, अब सोमवार को आ जाऊँगा 5 बजे तक, ठेकेदार ने कह दिया, और वो बैठे हैं। फेमिन या दूसरे और भी बहुत से काम हैं सब। डॉक्टर साहब ने कहा था मैं आऊँगा 5 बजे, क्या हो डॉक्टर साहब आया तो आज ही से कहे तो आज ही से गोडो के डायलॉग है। उसने कहा था आऊँगा, कहा तो था, आया नहीं, आ जाएगा और बैठ जाते हैं। तो लगा कि यार ये नाटक हमने तो काल्पनिक इंतजार किया था, इंतजार तो कैसे दुनिया में लोग कर रहे हैं, जीवन से रोज के जीवन में कर रहे हैं, वो एक बड़ा अनुभव नाटक होने के बाद मिला हमको, नाटक के बीच में नहीं मिला था। सिर्फ एक कल्पना की थी, इसको इंतज़ार कैसे, ऐसे इंतज़ार होता है, आपका रिजल्ट आता है, उसके 5 दिन पहले से आपको धक 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 लगे। अखबार देखने नहीं जाते कि आपको मालूम है मेरा रोल नंबर तो है नहीं अखबार में, देखेंगे क्या, तो वो होता है। और कोई आके कह देता है कि आपके रोल नंबर हैं तो है सच्ची, तू देखा, वो भी भरोसा नहीं था। तो वो तब समझ में आया कि और वागीश के साथ काम करने में काफ़ी हमारी खिड़कियाँ खुली। इसके बाद में एक नाटक इम्प्रोवाइज हुआ मयूर दज के नाम से, किया ओम थानवी नाम, डेली 1 पेज लिखते थे और हम 2 को दे दिया था। मैं और आनंद जोशी उसमें थे। उसका नाम रखा था इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और। इम्प्रोवाइज नाटक था, मूल में तो अलग था वो, लेकिन उसको फिर आगे इम्प्रोवाइज किया।
उसके काफ़ी शो हुए और वो काफ़ी हिट हुआ। लेकिन नाटक में नाटक बनता कैसे है ये हमने उसमें सीखा। और ये बीकानेर के फेस्टिवल में हुआ था, अकादमी ने एक फेस्टिवल करवाया था, उसमें उसी नाटक में एक और मोड़ आता है कि आयरीन बर्न जो अकादमी में आई हुई थी फेस्टिवल देखने के, अकादमी ने उनको बीकानेर भेज दिया, उसमें हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने हमारा शो देखा, शो देखने के बाद में उसने कहा कि इस ग्रुप के साथ मैं काम करूँगी। तो दूसरे दिन हमारे पास मैसेज आया कि इस तरह से वो आपसे मिलना चाहते हैं। एक तो अंग्रेज, दूसरी हमको अंग्रेजी आती नहीं, तो मैं क्या करेंगे? हमने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया, बैठेगा नहीं आप, इतने बहुत ग्रुप है उनके साथ काम करो। और वो उसमें ठहरी हुई थी क्योंकि अकादमी की गेस्ट थी, तो ये जो अपने डाक बंगले में ठहरी हुई थी। तो उसने कहा, उसको ताजुब हुआ कि मना कैसे कर दिया, थिएटर के लोग मना कर सकते हैं थिएटर करने के लिए। तो उन्होंने एक को बुलाना शुरू किया, डायरेक्टर थी। और बाद में हमको पता भी लगा कि बहुत अच्छी प्रसिद्ध डायरेक्टर्स में से एक है, जो उनके साथियों के नाम एक्टर्स के पता लगे, कैसे कैसे प्ले उसने किए हुए हैं पता लगे। तो वो सारा कुछ बाद में समझ में आया। लेकिन जो प्ले उसने हमारे साथ किया, उसने चीटिंग की थी, हमको नहीं मालूम। शो हो गया, शो होने के बाद हमको बताया गया कि ये प्ले जो है ना पूरा एडिट करके वुमेन पे फोकस कर दिया है और बाकी सबको साइड कैरेक्टर कर दिया। ये हमको मालूम नहीं था, ये हमको नंदकिशोर जी ने बताया बाद में, शो होने के बाद में। उनको पता तो लग गया था ये तो गड़बड़ हो रही। खैर चलो, लेकिन उसने धीरे धीरे हमसे ये प्ले करवा लिया। क्यों करवा लिया? एक से बात हुई और हमने रिहर्सल शुरू कर दी। प्लान तो उसके बहुत लंबे चौड़े थे, लेकिन ब्रिटिशर्स फिर भी ब्रिटिशर्स होते हैं और इंडियन फिर भी इंडियन ही होते हैं। वहाँ भी हम मात खा गए। उसने हमारे पूरे प्ले को कैश करवा लिया ब्रिटिश काउंसिल कि मैंने ये शो किया है वहाँ पर, और इस तरह से ये भी हमको बातों बातों से पता लगा कि हम इसमें भी यूज़ हो गए पूरा। चलो फिर, लेकिन एक अनुभव बहुत अच्छा रहा। आर्टिस्ट वो बहुत बढ़िया थी, डायरेक्टर बहुत बढ़िया थी, स्क्रिप्ट पर काम कैसे करते हैं ये मैंने उससे सीखा, ये उसकी विशेष बात थी। स्क्रिप्ट कैसे बनती है नाटक, बहुत कम लोग डायरेक्टर हैं जो स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, हमारे जैसे जो एमेच्योर डायरेक्टर हैं। ये मैंने उस मीडिया में सीखा। और उसने 3 लाइनें हिंदी में बोली थी, प्रैक्टिस करके 3 लाइनें बोली थी हिंदी में, कोशिश करके देखो, माफ़ करो जैसन, इस तरह के 3 छोटे छोटे शब्द हैं। उसका एक और विशेष मैं आपको बताऊं, उस वक्त कलेक्टर थे यहाँ M.K. खन्ना। तो हम जब वो टिकट देते थे तो उसको क्रॉस कर देते थे। तो खन्ना साहब के ऑफिस में हम टिकट देने गए, ओम जी के साथ में कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, क्रॉस क्यों किया है? आप आएंगे इसलिए हमने क्रॉस किया, ये सीट रिजर्व रहेगी आपके लिए, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सीट है, आप अगर लेट आएंगे तो फिर पीछे। तो उनकी जो एक ब्यूरोक्रेटिक कुटिल मुस्कान होती है, वो उन्होंने उनके चेहरे पे हमको देखी। हमको तकलीफ भी बहुत हुई, मतलब उन्होंने बहुत ह्यूमिलेट तरीके से हमको देखा कि ऐसे भी लोग होते हैं यार, क्रॉस कर दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट। वहाँ के साथ हम टाइम पे शुरू कर देंगे ये बताने हैं। ओके, मैंने बहुत देखा, वो भी सही था। आपने देखा 20 मिनट वो लेट आए, जबकि 20 मिनट हमारा प्ले लेट शुरू हुआ था। वो पहला प्ले था जो लेट शुरू हुआ था, वो 20 मिनट लेट आए, चुपचाप पीछे बैठ के देख के चले गए। और उन्होंने मैसेज दूसरे दिन करवाया कि उनको बधाई देना, उन्होंने टाइम पे शुरू कर दिया। क्यों? वो आए तब प्ले चालू था। इस दरमियान उसके बाद में नंदकिशोर आचार्य जी का प्ले है किसी और का सपना, वो हुआ। पहला वो शो हुए इसके, पहला ओम थानवी ने करवाया था, दूसरा आयरीन बर्न के वर्कशॉप के बाद में फिर मैंने उसको किया। टोटल मेरा था कि इसको बदल, पहले वाले प्ले का एक भी अंश इसमें नहीं रहना था।
एक मूव इसमें नहीं रहना चाहिए, इतना ध्यान करके उसको किया। और उसकी विशेष बात थी कि प्ले देखने के बाद में नंदकिशोर जी ने कहा कि डायरेक्टर तो एडामेंट था हर चीज़ बदलने के लिए, तो पूरा स्टेज क्राफ्ट बदल दिया उसने, अच्छा हो, पहले उसकी नहीं थी कुछ नहीं। इसी दरमियान श्रीलाल जी ने हमको कहा था कि यार बहुत सीरियस नाटक करो, कोई कॉमेडी किया। तो मैं कहा आप बताओ स्क्रिप्ट बताओ। यार स्क्रिप्ट एक है तो सही, मैंने देखी है लेकिन अब मिलेगी नहीं, यूँ करके वो टाइम निकल गया। एक दिन मैं रोम जी घर पर पहुँच गया, संडे था, स्क्रिप्ट लेना है किसी स्क्रिप्ट। मैं कहा आपने कहा था एक स्क्रिप्ट है मेरे पास में, और ढूंढनी पड़ती यार, आज तो मुश्किल है। आने चाय पा दो भाई, आया है तो चाय तो पीर जासी। मैं चाय पीर नहीं, स्क्रिप्ट ले जासी। बहुत दिन हो गया मैं टालते थाई के क्या थाने तो कोई बात कहनी बेकार नहीं यार, लारो पकड़ लो, कोई उधार दे दिए। हूँ लाऊँ ढूंढ, तो हम बाहर वाले कमरे में, गंगा नहीं उसमें रहते, बाहर वाले कमरे में बैठ गए, चाय आ गई पी ली, स्क्रिप्ट मिली नहीं उनको, ढूंढ तो रहे। तो दूसरी चाय भी आई, मैं डॉक्टर साहब शाम तक बैठा, स्क्रिप्ट लेके जाएंगे। उसके बाद स्क्रिप्ट मिली, मैं रोम जी भी बैठे हैं, कहा लो अब इतने रवाना। तो मैं कहा नहीं देख तो नहीं, 10-15 स्क्रिप्ट के पेज से टाइप की हुई। मैंने वो देखा ये कैरेक्टर कितने हैं यूँ करके। मैं डॉक्टर साहब ले तो हो जाएगा तो करो, कौन मना कर रहा। मैं डायरेक्ट थे करो, मैं थे डायरेक्ट करो, मैं तो रोल करता हूँ, डायरेक्ट करूँ कौन प्ले। कहीं नहीं उस्ताद आओ हमारे बैठे, हमारे डायरेक्टर बैठे। मैं कि नहीं करना पड़ता, वो करके हमने अच्छा बाद में देख सकते। और उनको लगा तो सही कि मैं फंस तो गया हूँ। फिर बाद में हमने 2-3 दिन बाद में कहा बताओ कब क्या शेड्यूल रहेगा। इसी बीच कल्जी को पता लग गया और फिलहाल डायरेक्ट कर बरसी और फिल्म बनसी। अब वो नहीं चाहते थे शाम का मेरा टाइम है, वो डॉक्टर साहब किसी और को दे। वो बहुत इस मामले में मैडम हमारे पास पहुँच गए, भाई क्या सोच रखे थे, क्या चाहो, हमारी दोस्ती तोड़ दूँ, क्योंकि वो महीना भर लगना था उसमें, पूरा 1 महीना। खैर बाद में डॉक्टर साहब की रुचि जग गई। मैं कि देखो आप ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे वो करके फिर ओ स्टेज वाला काम मैं कहो हम कर देंगे, आप चिंता मत करो। वो सारे कुछ फिर एकदम रुचि जगी। तो कल जी को गए 2 दिन 3 दिन 5 दिन, कल जी रोज़ घर पहुंच जाते, ये क्या बात है, ये तो गलत बात है, इसी फिर और क्या कर ली सी, तीर मार ली सी, क्या वो सारा। जब कल जी ने रिहर्सल देखी हमारी बुला करके बहुत बन तो क्या काम तो यार ठीक कर रहे होते हैं। फिलहाल आ था मैं कदसू आगे तू यार लाला, एक्चुअली लाला नाम बोलते थे, भारे में आ कदसू आ गया ऐसा करवा दिया मासूर रहे। मैं क्या 15-20 दिन आज थी कल जी, फिर बाद में थे बोले को तू ये नाटक करवाया। फिर लगा कि ये नाटक थोड़ा छोटा पड़ रहा है। उस वक्त अंतुले थे, एक खाद्य मिनिस्टर थे AR अंतुले, अब्दुल रहमान, और उनका वो प्रकरण बहुत तेज चल रहा था। उसने फिर एक सीन लिखा बैठ कर, इतना ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट हो गया था, सीन पूरा लिखा बैठ करके, वो सीन जोड़ा गया फिर उस प्ले में। तो डॉक्टर साहब की एंट्री वहाँ से हुई। फिर बाद में लगा यार तुम लोगों ने करवा लिया, मेरे से नहीं होता ये इतना सा, क्या कॉस्ट्यूम रहेगी, कैसी लाइट रहेगी, क्या रहेगी। और आप देखिए उस वक्त ये जो शो हुआ था, हमको ये लगा, पहली बात ख़त्म होने के बाद में पता लगा कि इसमें जो गणिका है वो दोनों ही पुरुष हैं, लड़कियां नहीं। पुंडरी जी का फिर भी आउट हो गया था क्यों, लेकिन जो मेन गणिका थी उसका पता नहीं लगा था, सतीश शर्मा का, कि ये लड़की है या लड़का। तो मेकअप का, कॉस्ट्यूम का, ये सारा उसे पता था। तो वो एक बहुत शानदार। इस सब के बाद में किमिदम यक्षम किया। किमिदम यक्षम बहुत मेरे लिए तो बहुत ही, आज भी मैं उसको करना चाहता हूँ, इतना गुंजाइश है उसी। किमिदम यक्षम आधा प्ले तैयार हो गया था, मतलब आप चावल देखा नहीं थोड़ा सा गिरे, तब हमारे एक्टर्स में ये कमजोरी आ गई एकदम से कि लेखक अगर यही है तो हमको बुला के बात करनी चाहिए, हम कैसा कर रहे हैं। मैंने कहा यार लेखक ने जब नाटक लिखा था
तो हमको बुलाया था क्या, कैसा लिखा है देख लो यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। नहीं, तो हमारा मेन हीरो, मेन जो महिला थी वो ये सारे कहने नहीं बुला लेते हैं। इवन PR जोशी कहना नहीं यार बुला लेना चाहिए, कल को अपना गड़बड़ हो जाएगा। मैं यही बात, अगर अपना गड़बड़ हो जाएगा तो अपना रहेगा ना, लेखक के आने के बाद गड़बड़ हो जाता है तो दिक्कत होगी फिर अपनी, इसलिए गड़बड़ हो रहा था अपने। 2-3 दिन तक टेंस रहे हम रिहर्सल में। और ख़ास बात, हम डेली रिहर्सल के बाद में चुनलाल जी गट्टे पे जाते थे, नंद किशोर जी इंतजार कर रहे होते, कॉफ़ी पीते, उसके बाद घर जाते थे, लेकिन कभी नाटक पे बात नहीं होती, न वो पूछते न हम बताते, क्यों उनका मानना था कि मेरा काम लिखने का है, मैंने लिख दिया, अब डायरेक्टर जाने उसको। हाँ, डायरेक्टर को लगे कि इसमें कुछ विशेष चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं, नहीं तो मेरा कोई काम भी नहीं। शो हो गया, और मेरे ख्याल में वो जो शो हुआ था, कुछ लोग तो उससे सहमत नहीं थे। सहमत नहीं, स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी उससे सहमत नहीं थे। तो कामेश्वर जी सैन थे, उन्होंने बहुत बहस की कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, किससे सहमत, प्रदर्शन से या स्क्रिप्ट से? कि स्क्रिप्ट से। नहीं, फिर आप नंदकिशोर जी से बात करें। उस स्क्रिप्ट के प्रदर्शन में अगर कहीं आपको लगती तो मैं उसके उत्तरदायी नहीं। 2 दिन प्रदर्शन में लगातार, 3 दिन का शो था, 2 दिन लगातार लाइट चली, चलते शो में एकदम लाइट चली जाती है, और लगभग उसी टाइम चल जाती है जब वो बहुत पीक पे होता है। लोग चुपचाप बाहर जाते हैं, बाहर आकर के बैठ जाते हैं। लाइट जहाँ, जो एक्टर भी वहीं थे जहाँ खड़े थे, कैसे वहीं से शुरू होना था, ये तय था, कुछ भी प्रॉब्लम होगी वहीं से शुरू होगा। प्ले खत्म हुआ, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, इन ऑडियंस भी आपस में बात नहीं कर। एक्टर तो वैसे ही मर जाता है, ऑडियंस अगर बात नहीं करती तो कर ले यार, सत्यानाश हो गया। शिवरतन जी थानवी सबसे पहले बोले, गेट के पास निकलते, एक ही लाइन उन्होंने कही थी, मन की अनंत गहराइयों में ले जाने की क्षमता रखते हो। इसके बाद में हमको किसी भी कमेंट की ज़रूरत नहीं थी। नंदकिशोर जी तो बोलते ही नहीं, उस दिन भी नहीं बोले, लेकिन कॉफ़ी के लिए हम सारे वहाँ गए। कोर्ट गेट में 3 गेट है, बीच वाला, साइड लेफ्ट वाला गेट के पास में साइकिल थी, साइकिल पे जा रहे थे। मैंने एक सवाल पूछा, जानबूझ करके पूछा, नहीं तो मैं भी नहीं पूछता। मैं कहा आप भाई के बारे में क्या कहते? परफेक्ट। मैं कहा अब पूछना ही नहीं, अब कोई पूछना नहीं। उसके बाद में इस प्ले में मेरी कोई बात उनसे नहीं हुई। जब भी उन्होंने दूसरी जगह कोट किया, वही समाचार आते रहे, मैंने कभी नहीं पूछा कि कैसा है, क्योंकि दाई एक सेंट्रल कैरेक्टर है, लेकिन मेरे जैसी नहीं थी, ये बात और है। मैं ठीक है, आप जैसी नहीं थी, लेकिन परफेक्ट थी, तो हमने घड़ी है ना दाई, बिल्कुल। आप तो लिखते वक्त खड़ी है, हमने जो लिखा हुआ है उसको देख के घड़ी है, तो दाई परफेक्ट। ये एक विशेष बात। लेकिन जो रिहर्सल के बीच में तनाव आ गया था, उससे हमारी रिहर्सल में बहुत फर्क पड़ा था। आधे कह रहे लेखक को बुलाओ पूछ लो, आधे कह रहे नहीं। मैं तो एडामेंट था, मैंने, और बाद में पता लगा कि हमारा डिसीजन सही था। या तो आप शुरू से लेखक के साथ काम करो, वेरी फर्स्ट डिसीजन, तो जो कुछ भी होगा मिला जुला होगा। बीच में आप बुला करके ये जमता है, ये सारा। अब एक और प्ले हमने किया था, संध्या छाया। टाइम का आप ध्यान रखना, मेरे को टाइम का ध्यान नहीं, वो जो समय दिया गया। इसमें जो दाई का रोल किया था रूपा पारिक ने, उनकी 2 फ्रेंड थी, मेडिकल में पढ़ रही थी, कल्पना शर्मा और तपस्या। तपस्या थी, यहाँ भी एक डॉक्टर है तपस्या शर्मा, कृष्ण शर्मा तपस्या। उन 2 वो लेकर के आई कि ये दोनों नाटक करें। ठीक करें, खुद से हमारे स्क्रिप्ट संध्या छाया दिमाग में थी, कोई मिलता है तो करेंगे। ओम जी तैयार थे उसके लिए, नाना के रोल के लिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, 2 वो मिल जाते, बाकी टीम मिल जाती। उन्होंने कहा हम मैं टाइम देना पड़ेगा आपको, देख लीजिए। हाँ, आधा घंटा रोज़ दे देंगे। ठीक है, आधा घंटा रिहर्सल शुरू कर दी। मैं कि जिस जिम्मेदारी से आई है तो आधा घंटा होते ही कि मैं कहता टाइम हो गया, चलिए। उनको लगने लगा कि तो कोई मतलब ही नहीं निकलता आधा घंटा। तो फिर उन्होंने 1 घंटा किया।
इन्वॉल्वमेंट देखिए 2 घंटा किया। संडे का सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे तक की रिहर्सल, टिफिन वहीं आते थे। ये उनका इन्वॉल्वमेंट था। और दोनों पहली बार रोल कर रही, पहली बार प्ले कर। ओम जी हमारे परेशान हो गए। ओम जी ने एक दिन स्क्रिप्ट मेरे को दे दी कि स्क्रिप्ट संभालो, नाना कोई दूसरा ढूंढ लेना, मैं रोल नहीं करूँगा। यार ये क्या हुआ, आप क्यों नहीं करोगे? आप कोई शिकायत आपसे तो हमको तो ही नहीं, आप क्यों नहीं? कि यार ये इतना अच्छा रोल कर रही है, मैं कवर नहीं कर पा रहा। एक विशेष बात ये थी, मैं कहूँ जी फ्लॉप हो जाएगी कोई बात नहीं, रोल तो आप ही करो, दूसरा कोई नहीं करे, बाकी सारी टीम का ये परेशान होगी। विशेष बात उसमें जो मैं इंगित कर रहा हूँ, उन लड़कियों को डर था कि हमारे कॉलेज का ग्रुप आएगा और हुट करेगा। कोई बात नहीं, इसमें तो अब क्या कर सकते, कोई आएगा हुट करेगा। अगर आपके प्रदर्शन में दम नहीं है, हुट होइए, और आपके प्रदर्शन में ताकत है तो हुट नहीं। पूरा ग्रुप आया और वो ढूंढता रहा तपस्या शर्मा कहाँ है, कृष्णा शर्मा कहाँ है इस प्ले में। जब खत्म हो गया प्ले, परिचय करवाया था, तब उन्होंने तालियां बजाई कि हमारा तो आज सफल हो गया, हमारा तो उठ नहीं किया तो कोई बात नहीं। हमको समझ में नहीं आया कि एक तपस्या है। कैरेक्टर बदल गया, लंगड़ी चल रही है, कॉस्ट्यूम बदल गई, नानी की ढीले ढाले कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल बदल गई, सब कुछ बदल गई। उसकी 2 चोटियाँ हो गई तो लगती नहीं मेडिकल स्टूडेंट है। ये उस प्ले की विशेष बात थी। एक और विशेष बात बताता हूँ जो मैंने डॉक्टर साहब से ली थी कभी। डॉक्टर साहब का एक एक्सप्रेशन था, सबने जो रहे हैं सब, वो गहरी से गहरी, सीरियस से सीरियस बात हंस के कहते थे। उनको लगता ही नहीं था इतनी सीरियस बात है। गर्ग बुक डिपो वाली रो है इधर कोर्ट गेट के सामने, और वो फ्रूट्स की दुकान है वहाँ। एक दिन दोपहर में 2-2:30 बजे आ रहे थे, तो मैं कहा अभी इस टाइम से क्या यार, वो हमारे काके, हमारे दोस्त और काकू है, वो बन गए यार, बेजार आया। इतनी गहरी बात ही ऐसी कर, फ्यूनरल में जाके आए, मेरे को यहाँ आ गई। मैं कि यार ये बात तो कहलवानी है, किसी ने किसी से ये बात कहलवानी नाटक, और वो मैंने संध्या साहिब में कहलवाई मूथा से। राकेश मूथा भिड़ गए। राकेश मूथा हमारे एक्टर भिड़ जाना, डायरेक्टर से पहले भिड़ना जरूरी है, कुछ भी हो जाता है। उसको अगर नाटक ही नहीं, हाँ नाटक ही नहीं, अरे वो सही था, उससे कंसेप्ट निकलता है। भाई आपका एक्टर क्या सोच रहा है आपको मालूम होना चाहिए, आपने बताया उतने नहीं, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने कहा मूथा इसको ऐसे है, दिमाग खराब है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं अपने बाप से ऐसे बात करूँगा। मैं क्या, एक बेटा अमेरिका में बैठा है 12 साल से, उसने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे हो गए, फ़ोन पे बात करता है वो सिर्फ कि हाँ आ रहा हूँ अब की छुट्टियों में ज़रूर आ जाऊँगा, और वो वहाँ ड्रिंक्स ले रहा है तो उसको फ़ोन पे दिखाई थोड़ी दे रहा है। और मैं कि जब तक आपको इस डायलॉग पर, इस प्रस्तुति पर गालियाँ नहीं पड़े तो आपका रोल बेकार है। और नाटक खत्म होती है कि यार मूथा ने बिगाड़ दिया सारा, बाकी तो ठीक था नाटक, क्या हो जाएगा मेरा अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा। और आप ताजुब करेंगे, जैसे ही खत्म हुआ फर्स्ट रो में 3-4 लोग उठे, कहो यार थारे मुँह तो बिगाड़ दिया सब लोग। सेम डायलॉग था, मूथा के यार आज मज़ा आ गया, अब कैसे भी हुआ वो रोल कुछ पूछने की जरूरत नहीं, एक डायलॉग। द्वंद तो होता है ना कई दफ़ा, हम अपनी बहुत सी चीज़ों में फंसे हुए होते हैं, मानते नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद पागलघर हुआ, पागलघर में भी काफ़ी चीज़ें बदल गई। एक और प्ले हुआ था, वो मैं विशेष रूप से आज ऑफिशियली एक्सेप्ट करूँगा कि बोल मारी मछली एक प्ले हमने किया। एक लड़की आई थी मेरे पास में कि सर हमको एक प्ले करना है पूरा, और हम इस तलाश में थे। हमने वो प्ले रिहर्सल शुरू कर दी, लेकिन वो अंडर रिहर्सल हो रहा, प्ले परफेक्ट हो ही नहीं रहा। 1 महीना हो गया, 1.25 महीना हो गया, लड़की पूछने लगी सर प्ले कब करेंगे। मैं कहा अभी, अच्छा उसको इससे मालूम नहीं कि अंडर रिहर्सल है, वो क्या 1 महीने का क्या ही होना घर पे, और प्ले अब होना चाहिए। और प्ले नहीं होगा तो मेरे घर वाले कितने सवाल मेरे से पूछेंगे, तू कहाँ गई थी, क्यों नहीं, प्ले क्यों नहीं हुआ, बता तू क्या है। वो बात भी लगी मुझे, बात तो ठीक है। वो प्ले हमने किया, अंडर रिहर्सल प्ले था, फ्लॉप प्ले था। हमारी रंगन में ऐसा कभी प्ले नहीं हुआ जो वो प्ले हुआ था, सिर्फ इसलिए
उस लड़की की इज्जत बनी रहे अपने घर में कि वास्तव में प्ले की। और ताज्जुब ये है, सबसे बड़ी बात, ऑडियंस ने किसी ने नहीं कहा मज़ा नहीं आया। विनोद भी उसमें थे, ओम भी देखने वालों में थे, काम नहीं कर रहे थे। लेकिन लड़की को ये लगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने ये काम, सबसे बड़ा काम किया। अगर हम ड्रॉप कर देते तो उसकी बेइज्जती बहुत ज़बरदस्त होती ये। लेकिन वो पूरा अप टू द मार्क प्ले नहीं था। एक प्ले था भूखे नावी, उसमें हमारे ओम जी ने फ़ोन कर करके पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे पूछ नहीं हो। भूखे नावी की स्क्रिप्ट थी, लेखक का नाम नहीं था। भूखे नावी का हमने, तो हम अंग्रेजी अब इतनी तो जानने ही लग गए थे आयरिन बन के साथ काम करने के बाद में, भूखे नावे का फटाफट हमने अपने स्तर पर ट्रांसलेशन किया, हंग्री सेलर। अब ड्रामा स्कूल के प्रोफेसर को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, वाकिस को पूछ रहे हैं, जितने भी दूसरे एक्टर थे उन सबको पूछ रहे हैं। गूगल था नहीं कि यार ऐसा कोई प्ले ही नहीं, यार ऐसा कैसे होता। नंद किशोर जी के सामने बात रखी कि ऐसा ऐसा प्ले है। वो कहे यार प्ले मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन नाम मेरे को भी याद नहीं आया। रिहर्सल कंप्लीट है, शो तक जाने के लिए प्ले तैयार है, लेखक का नाम मालूम नहीं। ग्रांड रिहर्सल होगी, लेखक अज्ञात, ब्राउजर पड़ा हुआ है, लेखक का नाम नहीं, इसलिए छपा भी नहीं। क्या किसका छापे, कल को क्लेम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए बाद में। जिस दिन कॉस्ट्यूम रिहर्सल थी, लाइट के साथ रिहर्सल, उस दिन बाहर टाउन हॉल के बाहर खट 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 आवाज़ में क्या कौन है देखो, नंद किशोर जी खड़े, पर्ची देके रवाना। लेखक प्रोजेक्ट पॉलिश में। अब सबको लगे कि यार ये एंग्री सेलर्स ऐसा प्ले, वापिस आ रहे हैं ओम जी के पास फ़ोन लगा रहे हैं, सुबह से बैठे काम कर रहे हैं, ढूंढ के ही रखूँगा। लेखक का नाम मिला, लेखक का नाम यहाँ से मिला। खैर उसमें बाद में आरोप लगे कि ये प्ले नंद किशोर ने जानबूझ के करवाया है वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों पॉलिश प्ले था इसलिए कुछ पार्टी वाले लोगों को उस पर ऐतराज़ था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमको ही नहीं मालूम, उनको नाम, उन्होंने नाम ज़रूर ला के दिया था ये सारा। लेकिन वो प्ले का भी बहुत अलग एक्चुअली। एक और प्ले था गुलाम बादशाह, उसका भी बहुत अच्छे अनुभव मेरे। और मैंने उस प्ले से जितना सीखा, 30-35 लोगों से, मैं स्वीकार करता हूँ उतना मैंने इतने प्ले करने के बाद भी नहीं सीखा था जितना उन लोगों के साथ काम करते हुए सीखा था। 35 लोग, 3 महीने की रिहर्सल, 24 घंटे रिहर्सल। विशेष बात उसमें प्रदीप भटनागर थे, रमेश जी भी थे, ओम जी तो मेन कैरेक्टर कर रहे थे। कमलेश एक हमारे साथ काम करने वाला था, कमलेश व्यास, वो टेलरों को वहीं दिया है। अब टेलर वहीं कॉस्ट्यूम नापी जा रही है, वहीं कर रहे हैं, टेलर सिल रहे हैं आराम से, रिहर्सल नहीं हो रही तो टेलर बैठे हैं। मैं क्या यार आप तो अपना काम करो, ड्रेस तैयार हो नहीं। मानवेंद्र बगैर कॉस्ट्यूम सारी देख रहे थे, वो क्या थे रिहर्सल करो नहीं शुरू, जन हमारी मशीन चालती, हमारी मशीन कौन चालती। दूसरा 20 या 25 रुपये जो भी तय किया था पर कॉस्ट्यूम का, उनको देंगे, सारा कुछ करेंगे। वो एक टिफिन खाना भर के ला रहे हैं, 4 सारे आर्टिस्टों के साथ खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 20 से 25 आदमी डेली रिहर्सल देखने के लिए आते थे कि हो क्या रहा है यार, ये तो देखें। प्ले की कॉस्ट जा रही थी 1 लाख के करीब, 35 कॉस्ट्यूम, 1 लाख का कपड़ा और जूते, 35 जूतियाँ, 35 जोड़ी जूतियाँ आई, सब कुछ है। मानवेंद्र ने एक ही चीज़ पूछी कि तेरे को करना है ना, करना था मान साहब, पैसे कहाँ। तो शुरुआत ये थी कि भाई 500-500 रुपये इकट्ठे करने, पैसे आएंगे तो वापस दे देंगे। सब ये हुआ भी, ये हुआ भी, उनको वापस भी दिया, जिन्होंने नहीं लिया वो नहीं भी लिया। फिर भी इस प्ले के में जो अनुभव थे वो गजब के रहे। और उस प्ले को पुश करने में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो प्रदीप भटनागर का। ये जब भी कहते मैं कि यार इतनी कास्ट कर लेंगे, एक ग्रुप आ जाएगा, ये ग्रुप आ, बात कर लेंगे, वो सारा कुछ कर लेंगे। और कामेश जी जगह दी मिलन के ऊपर, पहली रिहर्सल वहाँ शुरू हुई तो बड़ी दिक्कत हुई। एक हमारे आलोक सोनी दूसरे तीसरे दिन स्क्रिप्ट लिया कि मैं क्यों क्या हुआ, मासूम बैठ से कौन लोग कह तुम फेल कर डिसिप्लिन। भैया लोग कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा ना, कह नहीं बैठेगा नहीं।
तो मैं कोई बात नहीं, मैं कहूँ ना उस दिन छोड़ देना आप, बाकी तो आप करो। यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। फिर ये भी ध्यान रखा जा रहा था कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, तो डबल कास्ट तैयार थी, तय था 35 दूनी 70 लोग करेंगे आपस में। जो क्लाइमैक्स का सीन है वही मैं बता दूं, बहुत लंबा चौड़ा है। पी.आर. जोशी से मेरी फखरुद्दीन के कैरेक्टर को लेकर बहुत बहस हुई। वो सहमति नहीं हुई आखिर तक कि नहीं फखरुद्दीन ऐसे नहीं है, ऐसे। तो मैंने कहा जोशी जी, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक्टर को छोड़ता हूँ, ठीक है, अगर वो ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो करने दीजिए। मैं 5 शो हैं, 2 दिन आप करेंगे, आपने जो सोचा है, 3 दिन मैंने जो कहा है वो करें। पहले दिन उन्होंने वो किया, वही रिएक्शन था, ऑडियंस से आया समय, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन जब उन्होंने बदल के किया तो नंद किशोर जी ने कहा 2 दिन क्या हो गया था जोशी जी आपको? प्ले खत्म होने के बाद बाकी बोलेंगे कि क्यों, कि नहीं आज क्या हो गया, आज आपने बदला क्यों? कि आज मैंने, मेरे डायरेक्टर ने कहा वैसा किया। तो पहले 2 दिन करते तो क्या दिक्कत थी आप? तो पहले मैंने मेरी मर्जी चलाई थी। एक तो ये थी, बाद में उनको समझ में आया। फिर खैर बाद में तो बहुत इजी समझ में आ गया, लेकिन मैं जब कह रहा था तो नहीं समझ में आ रहा था। ये भी अच्छी बात थी उनकी। एक और जो फर्स्ट डे शो होने वाला था, तो जो लड़की काम कर रही थी वो अपने हस्बैंड को लेकर के मेरे घर सुबह पहुंच गई। सर आज का शो तो मैं करूँ। मैंने अलग तरह से उसको डिज़ाइन कर रखा था। 2 लड़कियां थी, 2 बदल के करेंगी तो सबका नंबर आ जाएगा। 5 दिन में लगा था। उसके हस्बैंड भी कहने लगे नहीं आप प्लीज़, आज का फर्स्ट शो है तो इसलिए आज भी। मैं कि देखिए, मैं आप कह रहे हो तो मैं करूँगा ही, मेरी मजबूरी है। फर्स्ट डे उसको किया। जब उसको पता लगा कि असली ऑडियंस तो 3rd डे आने वाली है, शो में तैयार नहीं हो रही, पहली बेल बज गई है 6:45 वाली। मैं कहा क्या हुआ, आप तैयार नहीं सर आज तो शो मैं करूँगी। मैंने कहा ये इस विंग में बात हो रही है, उस विंग में अलग एक्टर सारे उधर तैयार हो रहे हैं, 2nd बेल की तैयारी हो रही है। मैं कहा नहीं आज आप कैसे करेंगे, आप तो पहले दिन कर चुके। कह नहीं आज अगर मैं नहीं करती तो मैं शो नहीं करूँगी। मैं कहा आपका निर्णय है ना, मैं कोई बात नहीं। तो फिर मैं जा रही हूँ। मैं ठीक है, आपने अगर सोच लिया मैं जा रही हूँ तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। दूसरी बेल हो गई तो अशोक जोशी खड़े का, अब मैं कुछ नहीं। मैं गया दूसरी लड़की के साथ, क्या नाम था उसका, उमा के पास। मैं कहा उमा दोनों रोल करने। तो क्यों आप दीदी, मैं दीदी करे या नहीं करे, आप दोनों करेंगे, कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत, चेंज हो जाएगा, सब हो जाएगा। काफ़ी टाइम था, चेंज भी एक मेजर चेंज था, हो गया। ओम जी से बाद में मैंने पूछा आज उस सीन में किस लड़की को आना था, ओम जी को नहीं मालूम। बलबन का रोल ये कर रहे थे। मैंने पूछा खत्म होते, मैं कहा आज वो सीन, लास्ट सीन में कौन आया था? कि नहीं जिसको आना था वही आया था। ये उस लड़की की क्वालिटी, उमा की क्वालिटी है कि दोनों रोल उसने इस तरह से तैयार करके, उमा को पूरा नाटक याद था। हाँ पूरा सबका। और ये सिचुएशन याद नहीं थी कि दीदी छोड़ के चली गई। ये तो बाद में सबको पता लगा कि वो छोड़ के चली गई। ये ऐसी स्थिति भी थी। देखिए उसमें इसलिए मैंने सीखा कि टीम वर्क क्या होता है, उसमें सीखा मैंने टीम वर्क क्या होता है। और कुछ था मेरे को अनुभव, वो हमने उसमें डाला भी तो उससे और बिल्ड हुआ। आवास विकास संस्थान के लोगों को मैं आज भी याद करता हूँ, उन्होंने मदद की। उन्होंने जब रिहर्सल होते हुए देखा ना कि यार ये कुछ अलग कर रहे हैं, तो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया कि मिनिमम आपको काम तो बंद कर दिया था उन्होंने, पैसे ही नहीं है फलाने ये, लेकिन फिर भी उन्होंने बैठने की व्यवस्था है वो उन्होंने करी। लाइट उन्होंने अपने अकाउंट पे हमको लेके दी, हमारे पास लाइट थी नहीं उस वहाँ पर। और अच्छे अच्छे लोग, रवि माथुर जैसे, दूसरे सारे ओम जी के जो परिचित थे सारे, वो सारे लोग उसमें लगे कि शो हो जाए किसी तरह। और 5 दिन लगातार शो हुए। एक और आखिरी उसमें था कि 10 या 7 मिनट बाकी थे, कौशल सिंह टिकट विंडो पर बैठे थे,
तो एक बंदा आ रहा है कि एक टिकट दे दो। उसने कहा सर 5-7 मिनट का बाकी रहा है, आप क्यों पैसे ख़राब करते हो, आप यहाँ खड़े होकर देख। नहीं आप टिकट दो ना मेरे को। टिकट ले लिया। वो क्या ऐसा विशेष कि मैं वो सिर्फ बलबन की डेथ देखने आया हूँ। वो सदन में ही खड़े रहे और वो डेथ देखते परसों जैसी है यूँ करके ये डायलॉग बात कर, परसों जैसी है, कोई चेंज नहीं है। किसी से बहस हुई होगी उनकी कि वो उनका साफा नहीं गिरना चाहिए, जानबूझ के गिर गया, गलती है उनकी, साफा थोड़ी गिरता है, आदमी पड़ता है तो डेथ होती है तो वो साफे का ध्यान थोड़ी रखेगा। वैसे बलबन हमेशा साफे का ध्यान रखता था। मैं किसी से बात करता हूँ साफा पहले, चाहे वो बेटी भी क्यों नहीं, वो सारी चीज़ें। इसमें मैं बच्चों के प्लेज को नहीं लिया है कि वो बहुत लंबा हो जाएगा। एक प्ले का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा जो पहला मैंने 89 में बीकानेर से 140 किलोमीटर दूर गांव है शीला कश्मीर, वहाँ किया। हाँ शीला कश्मीर। बीकानेर के लगभग सारे बड़ी स्कूलों में कॉलेजों में मेरा अनुभव रहा है सबके साथ काम करने का, मेडिकल कॉलेज में भी। यहाँ के लड़कों में वहाँ के लड़कों में बहुत फ़र्क है। यहाँ के लड़के ज़्यादातर टीवी फिल्म से जुड़े हुए हैं तो सीधा बात वहाँ से आती है, और वहाँ के लड़के जो समाज से जुड़े हुए हैं तो इस तरह के कैरेक्टर की बातें वहाँ से आती हैं। वो भी एक लंबा प्रकरण है, कम से कम 1.5-2 घंटे का प्रकरण है। वो शुरू करते हैं तो फिर उसमें दिक्कत होती है। लेकिन वो प्ले जब वहाँ पर हमने किया 5 दिन 7 दिन रह कर के, उस वक्त बद्दू से एक गाड़ी जाती थी, हेल्थ रूट जिसको बोलते थे, मेडिकल डॉक्टर वगैरह, वो जाती हर सप्ताह में एक गांव में जाती। तो उस गाड़ी ने हमको उस गांव में ड्रॉप कर दिया और व्यवस्थाएं कर दी थी कि ये व्यवस्थाएं आपके लिए रहेगी। हाँ भर ली, उस वक्त सबने हाँ भर ली सारी, लेकिन वो व्यवस्थाएं फिट नहीं बैठी। मतलब अचानक किसी भी घर में 89 के टाइम में 2 व्यक्तियों का भोजन अगर बना के देना हो तो हाँ तो भर ली, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। आनंददायक बात है, इसलिए वो उसका नेगेटिव भी है, हमने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया। जिस घर से भोजन आया था उसका सबसे छोटा भाई भोजन के पीछे पीछे आ गया और वहाँ बैठ गया। मैं और पुंडरीक जोशी बैठे थे। मैं कहा भी गेमर सिंह कैसे, कि मैं खाना खाने आया, रोटी खाऊं आई, खा ली। वो जो रोटी आई थी वो उसने खा ली। इतनी सी प्याले में एक वो बकरी के दूध की छाछ, दही जमा गई, 2 बाजरे की रोटियाँ, दोनों खा के पानी पी के चला गया। क्या भाई है नहीं मारी रोटी थाने टे भेज दी। वो पहला डायलॉग था। पंडित जी क्या कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं नहीं कहीं गड़बड़ हुई। अच्छा, चूँकि हमारे पास अपनी व्यवस्थाएं थी, बीकानेर से निकलता है वो भुजिए और ये साथ रखता है इमरजेंसी लाइट, वो इमरजेंसी रोटी हमारे पास थी तो हमने वो उससे काम चला दिया। 1 हफ्ते बाद में तो सारी रेसिपी पहुंच गया, सब चीज़ें पहुंच गई मतलब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने गेमर सिंह को रोज़ बुलाना शुरू कर दिया। रोटी खाता और वहीं सो जाता वो आराम। तब बातें पता लगी घर की स्थितियाँ क्या है। आज तो बहुत A1 है, बच्चों हर चीज़ मिल जाती है, किसी भी तरह इनोवा किराए लो तो वो मिल जाती है। उस वक्त तो गाड़ियाँ 2 हुआ करती थी, एक तो उर्मुल ट्रस्ट के पास में, एक वेबकोस का सर्वे होता था उनके पास, 2 गाड़ियों की आवाज़। तो बच्चों का जो वो अनुभव है नाटकों का, वो एक विस्तृत अनुभव है, इसलिए मैंने इसमें कुछ लिया नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। और वो भी वहाँ भी संजय घोष ने जब प्ले देखा था बीकानेर में टाउन हॉल में, तो उन्होंने ऑफ़र किया था कि आप बच्चों के साथ काम करिए। तो फिर अरुण जी आए, फिर लेकर गए, सुरनाना में काम शुरू हुआ। कम से कम 200-250 शो नाटकों के गांव में हुए और एक से एक अलग टैलेंट गांव में आज भी है। डॉक्टर साहब ने बहुत शिरकत की, सारे शो उनको मैं ले जाता था, दिखाता था। पटवा जी जाते थे यहाँ से, काफ़ी लोग जैसे मौका मिलता वो जाते। फिर अकेले से इतना नहीं हुआ तो दूसरे डायरेक्टर्स को ले जाके काम करवाना शुरू किया। अशोक जोशी जाते, दिलीप भाटी जाते, सारे कुछ करते थे। फिर यहाँ जो तैयार होते थे शो, उनके शो वहाँ करवाए मैंने, भाई किसी तरह से भी
तो ये एक छोटी सी यात्रा है मेरी, और नाटक ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को, बहुत ही कुछ सिखाया। जीरो से शुरू किया था मैंने, क्या होता है कैसे करते हैं ये नहीं मालूम था हमको। चाहे वो फैसला हो, विनोद के साथ काम किया पहला, और चाहे ये लास्ट में गुलाम बादशाह हो, कहाँ तो 2 या 3 कैरेक्टर के साथ, कहाँ 30-35 लोगों के साथ में जो ऑन स्टेज थे, बाकी तो बैक स्टेज जुड़े हुए थे तो बहुत अलग थे। तो एक छोटी सी यात्रा है, और मैं उन सभी का धन्यवाद आज करूँगा आप सबके सामने जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में नाटक में सपोर्ट किया है, उन एक्टर्स को भी। और एक और विशेष बात जो मुझे मिली, विशेषकर मुझे या हमारी टीम को या हमारे 4-5 लोगों के ग्रुप को, कि शुरू से आज तक नाटक के आर्टिस्टों से हमारी दुश्मनी कभी नहीं। ये मैं बहुत सहजता से कह रहा हूँ। आज भी हमारे अविनाश व्यास या मधु आचार्य या आनंद आचार्य या पुराने जितने भी थे, उन सबसे कभी क्लैश हुआ ही नहीं नाटक को लेकर। आज भी वही मधुर रिश्ते हैं, ये नाटक से ही मिला। तो आपने इस पूरे वृत्तांत को प्रेम से सुना, आराम से सुना, अच्छा लगा या नहीं लगा मैं नहीं कह सकता। नहीं, बहुत अच्छा मैं कहता हूँ पागलगंज के दौरान क्या रंग चर्चा हुई नंद किशोर से, थोड़ा उस हाँ, पागलगंज हमने पागलगंज किया। वो भी हमें लगता है वो बहुत चर्चित प्ले था, बहुत। हाँ, पागलगंज में बहुत बेस्ट वो थी बात हुई। पागलगंज में जो नेता का कैरेक्टर है जो बदल बदल के आता है, उसमें जोशी जी का ही शायद जो कैरेक्टर था, जोशी जी पहले नहीं मानते थे, पहले वो अपने एक्टर को आगे रखते थे, बाद में वो बात मानते। तो पागलगंज में भी यही हुआ। 3 शो हुए तो तीनों में 3 शेड थी जोशी जी की। तो जिस शेड को लग रहा था कि ये सही शेड है, तो उन्होंने पूछा नंद किशोर जी ने, आज आपने ऐसे क्यों किया, पहले शो में तो नहीं किया था आपने। तो ये चर्चा हुई, इतनी होती, उससे ज़्यादा वो बोलते नहीं, इससे ज़्यादा वो बताते कुछ नहीं करते। ये खास बात उनकी है, कुछ नहीं, ज़्यादा वो पंचायती कहते हैं तो करते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं करते। लेकिन उनके नाटकों को काम करने का आनंद आता है। और हाँ, एक डायलॉग क्या होता है हमारा, रीडिंग होती है कई दिन, तो उसके बाद में जो फ्लोर पे लेते हैं ना, तो टाइम में भी चेंज होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो देखते हैं 10:30 हो गया, इसका मतलब फ्लोर पे लिया होगा। तो आप क्यों आंगने ले लियो क्या? हाँ, ये कोड वर्ड था, मतलब फ्लोर पे ले लिया। वो फ्लोर पे नहीं पूछते, मम्मी से पूछते आंगने ले लियो क्या? आंगने ले लियो क्या, कई अर्थ है, बहुत है। तो ये एक कहानी करते थे। इसका अब लगता है ये अटल गुप्ता के निर्देशन में टाउन हॉल में हुआ था। चौथा आदमी लक्ष्मीनारायण लाल का है कौन है सर, थोड़ा सा बताओ। बुद्धि ये नाचीज है। ये हमारा ग्रुप है संध्या छाया का। बीच में ओम जी बैठे हैं, लेफ्ट में राकेश मोटा है, ये कल्पना कृष्णा शर्मा है, रूपा पारिक है, उनकी छोटी सिस्टर है, रूपा पारिक के पास में तपस्या शर्मा है, गोपाल रामदेव, सतीश शर्मा, पीछे पुंडरीक जी मूछों में, इधर दाढ़ी में मैं, ये शरद सक्सेना, ये भी डॉक्टर है सुमेरपुर में अभी, और मेडिकल कॉलेज में 3 साल वो सांस्कृतिक सचिव रहे हैं, और पीछे दोनों टाउन हॉल वर्कर हैं। ये ग्रुप होटल है संध्या साइड। ये इस रास्ते के नाम लिखो, एक शाम और, गंगानगर का शो है। ये 22वां या 25वां शो है। लेफ्ट में आनंद जोशी है जो हाथ ऐसे किए, उसके पास में प्रदीप माथुर है, इधर सामने टोपी में मैं हूँ, ओम जी पीछे छुप गए हैं, बीच में राकेश लूथा है। ये एक शाम और रेलवे का, ये विनोद भट्टाचार्य के साथ में, ये भी उसी का पार्ट है। ये किसी और का सपना, नंद किशोर जी का प्ले है, और ये ओम थानवी ने डायरेक्ट किया था टाउन हॉल का शो। ये मैं हूँ, ये कौशल सिंह है, राकेश लूथा है, बीच में मैं। ये डॉक्टर साहब ने तो डायरेक्ट किया था दूर समागम, उसमें मैं और ओम संधू।
ये दूसरा जो शो हुआ था इसमें ओम सोनी और विनोद भटनागर, ये सेकंड शो की पूरी टीम है। इसका एक शो बीकानेर में हुआ था, एक अजमेर में हुआ था। ये भूखे नाविक का एक सीन है, 3 लोग थे भूखे नाविक में जिसने ये किया। पागलगर ये पागलगर का लेखक। ये अजय शर्मा है, डॉक्टर के कुमार थे बीकानेर में, उनका लड़का है, DBS में पढ़ता है। ये मैं हूँ पागलगर के। ये पागलगर की पूरी टीम। ये राधानंदी का प्ले है बाद के बाद। ये चांद रजनीकर है, देवकृष्ण आचार्य है, राधानंदी का बड़े वाला लड़का है, इधर आनंद जोशी है, ये इकबाल है, और बीच में मैं हूँ नेता का रोल। ये भी बाद के बाद का है। बाद के बाद ये पहला शो लंदन का दिलीप है। जूनियर किंग है, प्रदीप माथुर है, मैं हूँ, और ये ओम सोनी। ये आयरीन बंद के साथ का मीडिया। PR जोशी है, जूलियन है, मैं हूँ, और ओम जी है पीछे। ये शहादत का है, जान देने का प्ले था, राकेश वो था, मैं और सतीश शर्मा। ये रेलवे में ये किया था, लक्ष्मी नारायण सोनी डायरेक्टर थे इसके, रेलवे ऑफिसर्स के साथ में था ये सारा। रमेश मेहता। ये वर्कशॉप मैनेजर थे और डिवीजन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये वो प्ले जो मैं रचना करके मथगड़ी का था, और सूरज आ गया, जो पहला शो शीला काश्मीर में किया था, पहला शो। ये शीला काश्मीर का प्राइमरी स्कूल है, उसका ये सेट है। ये नागपाश है, लंदन का दूसरा प्ले था। ओम थानवी, कौशल सिंह, मैं, और इधर विनोद भटनागर। ये पूरी टीम। किमदम की टीम है पूरी, किमदम एक्शन। ये गुलाम बादशाह की पूरी टीम। प्रयास किया था, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास।